एप्लाइड एथिक्स। एप्लाइड एथिक्स में बेसिकली ध्यान देना, मानव के कर्म, मानव के कर्म, कर्म दो प्रकार का, उचित या अनुचित। तो मानव का जो अनुचित कर्म होता है, इसके परिणाम स्वरूप समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं मानव के अनुचित कर्मों के कारण, जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिकता, शरणार्थी समस्या, ग्लोबल वार्मिंग। जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो मानव के गलत कर्मों का दुष्परिणाम है। तो जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इन समस्याओं का हम लोग नैतिक समाधान ढूंढते हैं एप्लाइड एथिक्स में, जो कल हम लोगों ने देखा था, एप्लाइड एथिक्स, अनुप्रयुक्त नीतिशास्त्र। इसमें मानव के अनुचित कर्मों के परिणाम से उत्पन्न नैतिक समस्याओं का नैतिक समाधान ढूंढते हैं। नई कुछ चुनौती आ गई तो क्या कर, नैतिक समाधान का मतलब है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी चर्चा करते हैं हम लोग एप्लाइड एथिक्स में। सबसे अधिक विफल एप्लाइड एथिक्स पे जा रहा है। क्लियर? अब नोट करोगे, लास्ट में तीसरा जो पक्ष है वो अधि नीतिशास्त्र। तो कल तक मैंने इन चीजों को कर लिया है। धर्म किसे बोलेंगे प्लीज बताइए गुरु जी। अरे धर्म बोलोगे दया करुणा प्रेम त्याग धर्म है, पहले चर्चा कर चुके हैं। इतना हाथ पांव जोड़ के विनम्र निवेदन नहीं करना। धर्म का मतलब सत्य धर्म है, दया धर्म है, करुणा धर्म है, प्रेम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, ये सब धर्म है। नैतिक मूल्य, कर्तव्य, ये सब धर्म है। ये सब धर्म है, DHRM धर्म है। धर्म, दया करुणा प्रेम त्याग सत्य अहिंसा न्याय, ये धर्म में दिक्कत क्या है? धर्म किसे बोलेंगे प्लीज गुरु जी। अगर धर्म पूछ रहे हो तो धर्म का मतलब ये होगा, रिलीजन पूछोगे मीनिंग बदल जाएगा। आतंकवाद का नैतिक समाधान का मतलब है आतंकवाद के साथ क्या करना चाहिए। आतंकवादियों के साथ सीधे सीधे आप देखते हो उनको, मान लो कोई आतंकवादी सरेंडर करना चाहता हो, उसको अफसोस हो रहा हो कि मैंने गलत काम किया है, तो उसे मुख्य धारा में लाओगे कि एकदम जीरो टॉलरेंस अपना लोगे। आतंकवादी तुरंत उसको खत्म कर दो। एक तो होता है जीरो टॉलरेंस नीति हम अपना लें। क्या किया जाना चाहिए उस क्रम में, हमें कौन कौन सा ऐसा काम करना चाहिए ऐसी टेंडेंसी ना उभरे, इस सब एथिक्स में चर्चा करते हैं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर? रिलीजन का मतलब पहले मैं बता चुका हूं, धर्म और रिलीजन का अंतर। रिलीजन धर्म नॉट आइडेंटिकल। जिन सामान्य बोलचाल की भाषा में धर्म का अनुवाद रिलीजन करते हैं, रिलीजन का अनुवाद धर्म तो नहीं करोगे, पीछे हम बता चुके हैं। क्लियर है? ये सब क्यों लिखते हो? उमेश लिख रहे हैं बिच्छू का डंक मारना भी धर्म है। कहीं मत लिखो कहां से अनुभव लेके आ गए हो। उसका कर्तव्य डंक मारना, तो आप वैसे लिख सकते हो बिच्छू सांप, एक सब लिख के एक सब लिखोगे एग्जाम में, बिच्छू का डंक मारना भी धर्म है सर जी, हाथ जोड़ के लिख रहे हैं। कहां लिखोगे बिच्छू का डंक मारना धर्म है? अलग टाइप का नॉलेज, अद्भुत टाइप का ज्ञान लेकर आए हैं उमेश, अलग स्तर का ज्ञान है। दोनों अच्छे हैं। रिलीजन का आंतरिक पक्ष धर्म से मिलता है। हम लोगों ने रिलीजन के दो पक्ष बताए थे ना, आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष। जो आंतरिक पक्ष है वो धर्म से मिलता है, DHRM। धर्म का मतलब अलग है। धर्म का मतलब जैसे तुलसीदास जी कहते हैं धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, उन्हें सत्य को धर्म का। महाभारत में आता अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा धर्म है, दया धर्म है, करुणा प्रेम त्याग सब धर्म है। इनका पालन किया जाना चाहिए। धर्म और पंथ को अलग अलग करोगे, ध्यान देना। ये पहले तो एक लाख वाला देखेंगे, धर्म को समझ, धर्म मैंने समझाया था ना, पहले बोलो। हमने पहले धर्म की चर्चा की ना, एक बार बोलो। बाद में मानकीय नीतिशास्त्र देख लिया, अनुपयुक्त नीतिशास्त्र की कल भी विषय किया, मैंने शॉर्ट में एक बार बता दिया। अब हम लोग जा रहे हैं अधि नीतिशास्त्र, इसमें ज्यादा बल नहीं देना है। ठीक है? क्लियर? बोलो क्लियर? नोट करो अधि नीतिशास्त्र, यह नीतिशास्त्र की नवीन शाखा है। अधि नीतिशास्त्र नीतिशास्त्र की नवीन शाखा है जिसमें धर्म की व्याख्या बहुत अच्छे से की गई थी। क्लास में लगभग आधे घंटे मैंने चर्चा की थी, जाके देखो। कई बोलते हैं हाँ हो चुका है, बता दिया, दोनों बताया गया था। मेमोरी करो एथिक्स में, ये बोलते कि स्मरण करो, जो याद आ जाएगा, ये चर्चा हुई थी। तो ध्यान रखना चाहिए सामने वाले की मेमोरी में कोई दूसरा चीज प्रवेश कर गया है, जब बैठेगा याद करने के लिए उसको कोई और चीज याद आ जाएगा, पढ़ाया हुआ याद थोड़ी आएगा उसको। उस दिन पहले मैंने बताया था धर्म का डिटेल से, सजादी बोल दी कि भाई आप मेमोराइज करो, याद आ जाएगा। उनके मेमोरी बॉक्स में कुछ और चीजें वायरस प्रवेश कर गया है, नेगेटिव वायरस। सोचता है मेमोरी बॉक्स में नेगेटिव चीजें आने लगती हैं, ज्यादा सलाह नहीं देना है। ठीक है? अधि नीतिशास्त्र नोट करोगे, अधि नीतिशास्त्र नीतिशास्त्र की एक नवीन शाखा है जिसमें, इसमें विस्तार नहीं करना है, शॉर्ट में लिख लो 5-7 लाइन में, जिसमें नैतिक निर्णयों, अधि नीतिशास्त्र की नवीन शाखा है जिसमें नैतिक निर्णयों एवं नैतिक संपत्तियों की, एवं नैतिक संपत्तियों, एथिकल कॉन्सेप्ट्स, नैतिक संपत्तियों के अर्थ एवं स्वरूप का स्पष्टीकरण किया जाता है। अर्थ एवं स्वरूप का स्पष्टीकरण किया जाता है। यहाँ नैतिक निर्णयों को, यहाँ नैतिक निर्णयों को संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक आदि रूपों में वर्णित किया जाता है। संज्ञानात्मक और संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक का मतलब सूचनात्मक, जो कोई सूचनात्मक तथ्यात्मक सूचना देगा वो संज्ञानात्मक कथन कहलाएगा। और संज्ञानात्मक जो कोई सूचना ना देता हो, ऐसा कथन जो सूचना नहीं देता हो, भाव आदि को, संवेगों आदि को अभिव्यक्त करता हो, संवेगों आदि को अभिव्यक्त करता हो, उसको हम असंज्ञानात्मक कथन कहते हैं। संज्ञानात्मक कथन जो सूचना देता है, सूचनात्मक कथनों को संज्ञानात्मक कथन कहा जाता है। कई लोग मानते हैं कि जो नैतिक निर्णय है वो सूचना देते हैं, हमें बताते हैं। कई लोग कहते हैं, एक लोग कहता है कि नैतिक निर्णय असंज्ञानात्मक है, ये सूचना नहीं देते नैतिक निर्णय, बल्कि हमारे संवेगों को, भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इमोटिविज्म इसी के भीतर आ जाएगा। संवेगवाद, ज्यादा डिटेल में थर्ड वाले पे नहीं जाना है, प्रथम दो पे बल देना है, थर्ड वाले में विस्तार नहीं जाना है, ध्यान रखना है। मेटा एथिक्स का मतलब ये नीतिशास्त्र की नवीन शाखा है मेटा एथिक्स। इसमें नैतिक निर्णय और नैतिक संप्रत्यय है। नैतिक संप्रत्यय जैसे शुभ, उचित, अनुचित, ऋण, ये सब नैतिक संप्रत्यय है। हम ऐसे संप्रत्ययों के अर्थ और उनका स्वरूप, उनका क्या नेचर है, हम इन सबकी विवेचना करते हैं अधि नीतिशास्त्र में। जैसे कोई नैतिक निर्णय आप दे रहे हो कि किसी के बारे में कहा ऐसा करना आपका कर्तव्य है, तो सवाल आप सूचना दे रहे हो कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक ग्रुप कहता है हम सूचना देते हैं, दूसरा ग्रुप कहता है हम अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। रिलीजियस जो इथिकल स्टेटमेंट्स हैं, रिलीजियस स्टेटमेंट्स हैं, ये बेसिकली मीनिंगलेस है, दे डू नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन, ये मियर एक्सप्रेशन है हमारे फीलिंग्स और इमोशंस के। ऐसा एक ग्रुप मानता है, डिटेल में नहीं जाना है। जो लोग फिलॉसफी से पीजी एग्जाम देते हैं उन समय इसकी जरूरत होती है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती है। उधर में जाना नहीं, उतना विस्तार देना नहीं है। यहाँ से सवालों की स्थिति संभावना नहीं है, नगण्य है।
पहले वाले 2 पार्ट्स पे विशेष है, पर आयाम पूछेगा तो इस पे भी 4-5 लाइन लिखना है, ध्यान देना। क्लियर? थोड़ा सा उसको श्रेया हमारे नोट्स की भी मदद लो। कल हमारी बात हुई, उन लोगों ने बताया कि एजीएस के प्लेटफॉर्म पे नोट्स उपलब्ध है, किताब के फॉर्म में है, मैंने डिक्शनरी निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, ये वाला निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, इस वाले टॉपिक को देखते जा रहे हैं, अलग से नोट करोगे। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, हेडिंग लिख लेना, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। हेडिंग क्या है? तो हेडिंग मैंने बोल दिया ना, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। आप टेलीग्राम पे क्यों नहीं रहते? अंजलि कुमारी, मैं अपनी दुनिया में रहता हूं। अंजलि कुमारी, टेलीग्राम पे मैं क्यों रहूं? सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, इसको लिखते वक्त हम लोग बताएंगे, 4 भागों में बांटकर देखेंगे। सिलेबस है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र, हम बताएंगे निजी संबंध क्या है, मतलब बता देंगे निजी संबंध क्या है ना। ये देखो निजी संबंध, ये देखो निजी संबंधों में नीतिशास्त्र, तो हम लोग निजी संबंधों में नीतिशास्त्र देखेंगे, नोट कर लोगे। निजी संबंधों में नीतिशास्त्र देखेंगे, फिर बता देंगे निजी संबंधों में नैतिक मूल्य क्या है, ये बता देंगे। तीसरी बात में निजी संबंधों में नैतिकता के पतन का कारण क्या है, ये बता देंगे, ये पतन का कारण क्या है। चौथी बात बताएंगे निजी संबंधों में नैतिकता को बढ़ावा देने का उपाय बता देंगे। अगली बात में बताएंगे निजी संबंध है क्या, निजी संबंध क्या है, निजी संबंध में नैतिक मूल्य क्या है, निजी संबंध में नैतिकता के पतन का कारण क्या है, बढ़ावा देने का उपाय क्या हो जाएगा। इसी टाइप से आप सार्वजनिक संबंधों में भी जाओगे, सार्वजनिक संबंध क्या है, सार्वजनिक संबंधों में नैतिक मूल्य क्या है, नैतिकता का पतन का कारण क्या है सार्वजनिक संबंधों में, और बढ़ावा देने का उपाय क्या है। टॉपिक है निजी और सार्वजनिक संबंधों में। शांति लिखने की सर मेरे मैसेज का रिप्लाई करिए प्लीज। क्या मैसेज है? मैसेज तो मुझे समझ में आ नहीं रहा है। क्लियर? अभी तो इसी क्लास मैंने ली थी कुछ दिन पहले, फिर क्यों ऐसे बात कर रहे हो? ऑनलाइन लगातार पढ़ाना बड़ा टफ टास्क होता है, उसमें भी तब जब भांति भांति के लोग हों, चटनी जी भी हों, समोसा भी हों, और भी टाइप के लोग हैं, फिर पढ़ाने का एक अलग ही आनंद आता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ोगे तो हो जाएगा। टॉपिक क्या है? निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। ध्यान देना, यहाँ देखो लिखा है निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। तो इसको पढ़ते वक्त कैसे पढ़ोगे? 2 पार्ट्स में बांट दोगे, हम 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। पहला पार्ट करोगे निजी संबंधों में नीतिशास्त्र, निजी संबंध क्या है लिख लोगे, निजी संबंध में नैतिक मूल्य क्या है, निजी संबंधों में नैतिकता के पतन का कारण क्या है, निजी संबंधों में नैतिकता को बढ़ावा देने का उपाय। अब कोई सवाल निजी संबंध बनेगा तो उसके 4 आंसर बनेंगे, लिख लोगे। इसी प्रकार से यदि सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र कोई सवाल जाएगा तो उसमें आप 4 पार्ट में बांटोगे। सार्वजनिक संबंध है क्या, सार्वजनिक संबंध में नैतिक मूल्य क्या है, सार्वजनिक संबंध में नैतिकता के पतन का कारण क्या है, और सार्वजनिक संबंध में नैतिकता को कैसे बढ़ावा दिया जाए उपाय। ऐसा करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। इस साल यूपी पीसीएस में 2001 हफ्ता पहले जो हुआ उसमें इस पे सवाल आ चुका है, निजी संबंध और सार्वजनिक संबंध। ध्यान देना, अब पहले वाले पार्ट पे जा रहे हैं। पहला पार्ट निजी संबंध क्या है। निजी संबंध ध्यान देना, निजी संबंध बेसिकली परिवार के सदस्यों के साथ जो आपका संबंध है वो निजी संबंध के दायरे में आएगा। निजी मित्रों के साथ जो संबंध है निजी संबंध के दायरे में आएगा। आपका जो रिश्तेदारों के साथ संबंध है वो संबंध निजी संबंध के दायरे में। तो निजी संबंध क्या है? बेसिकली परिवार के सदस्यों के साथ जो संबंध है, सगे संबंधियों के साथ, रिलेटिव के साथ जो संबंध है, मित्रों के साथ जो संबंध है, मित्रों के साथ, ये निजी संबंध के दायरे में आता है। तो क्या है समझ में आ जाना चाहिए। आपका माता पिता के साथ जो संबंध है वो निजी संबंध है, भाई के साथ, बहन के साथ, चाचा के साथ, वो सार्वजनिक संबंध के दायरे में नहीं आएगा। डॉक्टर और मरीज का संबंध सार्वजनिक संबंध है, शासक और नागरिक का संबंध सार्वजनिक संबंध है, नेता और नागरिक का जनता का संबंध सार्वजनिक संबंध है। और निजी संबंध बड़ा घनिष्ठ होता है, परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों, मित्रों आदि के साथ जो संबंध है वो निजी संबंध के दायरे में आता है। तो निजी संबंध क्या है? ये हो गया। निजी संबंध में नैतिक मूल्य है, मूल्य का मतलब जो वांछनीय है, जो होना चाहिए। निजी संबंध में कौन से नैतिक मूल्य है, क्या होना चाहिए निजी संबंधों में? अपने से दिमाग लगाकर लिखो। निजी संबंधों में नैतिक मूल्य का मतलब है, निजी संबंधों में परस्पर विश्वास होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, लिख लोगे। निजी संबंधों में परस्पर प्रेम हो, त्याग हो, सच्चाई होनी चाहिए। निजी संबंधों में संवेदनात्मक लगाव हो, आपस में लगाव भी होता है, इमोशनल यूनिटी होती है, एकता होती है। जो निजी संबंध है ना, परस्पर विश्वास, आदर, सम्मान, त्याग। निजी संबंधों में त्याग का भाव होता है, सहानुभूति भी होती है। मित्र को यदि कष्ट होता है तो आपको भी दुख होता है, परिवार के सदस्यों को कोई कठिनाई आ रही है तो आपको भी दुख होता है। ये निजी संबंध के दायरे में आते हैं। कौन से संबंध के दायरे में? निजी संबंध के दायरे में आते हैं। निजी संबंध के दायरे में ध्यान रखना, ये सब निजी संबंधों के नैतिक मूल्य हैं। निजी संबंधों में प्रेम होना चाहिए, सच्चाई हो, त्याग हो, सहयोग हो, विश्वास हो। पूछ सकता है निजी संबंधों में नैतिक मूल्य क्या है? ये सारे मूल्य निजी संबंधों में होना चाहिए। ये अलग बात है कि अभी मूल्यों पे प्रहार हो रहा है, निजी संबंधों में नैतिक मूल्य टूट रहे हैं, ध्यान देना। तो सबसे पहले हमने निजी संबंध क्या है देख लिया। दूसरा, निजी संबंधों में नैतिक मूल्य क्या है इसे देख लिया। क्लियर है? देखो ये बहुत जो जानकारी है नोट्स की वो केजीएस प्लेटफॉर्म से लोगे। केजीएस के प्लेटफॉर्म से मैंने नोट्स वहां दे रखा है, लिंक होकर मिलता है लोगों को, ये मुझे पता है। क्लियर है? हमने कल बात की थी तो आई जानकारी को केजीएस के प्लेटफॉर्म पे है। अब आप बोलो नहीं है, मैं एक बार कंफर्म करूंगा, ध्यान रखना। अरे आ जाओ इस पे, नोट्स आपके पास होना चाहिए, फिजिकल फॉर्म में मंगा लो, क्या दिक्कत है? होना चाहिए, रहेगा तो प्लस पॉइंट रहेगा। बहुत बंडल नोट्स मैंने दिया है, सारा गलत नोट्स दिया हुआ है, प्रामाणिक है, उसका सेवन करो। क्लास में ओवरऑल समझने का प्रयास करो, कुछ नोटिंग कर लो, और एक बार विस्तार देना हो, ज्यादा विस्तार देना हो तो फिर उसे देख सकते हो। वो भी मेरे द्वारा तैयार किया गया है, मेरी भाषा है, लाभकारी सिद्ध होगा। तो ये लगभग 65 पेज की मेरी डिक्शनरी है एथिक्स की। अब यूपी पीसीएस के लगभग सारे सवालों को, एक दो टॉपिक छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे सवालों पर उसके बाद 65 पेज की डिक्शनरी के बेस पे ट्वीट में ले सकते हैं। तो कल के बाद फिर बात करता हूँ। ओया हरिंदर सिंह ओया नहीं बुक उपलब्ध है, मैं बोलता हूँ। देखो निजी संबंधों में नैतिकता
होगा आप उसमें शेयर कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो नहीं है। ध्यान रखना। पट है निजी संबंध में नैतिकता के पतन का कारण क्या है? पतन का कारण सही कहानी को नोट करोगे। निजी जीवन में नैतिकता के पतन का कारण स्वार्थवादी सुखवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा, स्वार्थवादी सुखवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा लिख लो। इसके कारण निजी संबंध में नैतिकता का पतन हुआ है, स्वार्थवादी सुखवादी प्रवृत्ति, स्वार्थवादी सुखवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा लिख लिया। दूसरा लिखो ठीक बोल दो, शीतल पांडे ठीक था, यही लड़ेंगे यही सब करेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, दृष्टिकोण को बढ़ावा, भौतिकतावाद मेटेरियलिज्म को बढ़ावा, भौतिकतावाद ने भी तोड़ा है मूल्यों को, निजी संबंधों में नैतिक मूल्य पर प्रहार हुआ है भौतिकतावाद के नाम, भौतिकतावाद के नाम। तीसरा नकारात्मक सामाजिकरण नोट कर लोगे, नकारात्मक सामाजिकरण, सामाजिकरण की प्रक्रिया अच्छी नहीं है, परिणाम स्वरूप बचपन से गलत चीजें सीख रहे हैं, और निजी संबंध में नैतिक मूल्यों का हनन हो रहा है। अब निजी संबंधों में परस्पर विश्वास नहीं है, आप देखो घर परिवार के भीतर भी हिंसा हो रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, एकता नहीं है घर में, प्रेम की कमी आ रही है निजी संबंधों में भी, निजी संबंधों में होना चाहिए। बाप बेटे का संबंध भी स्वार्थ आधारित हो गया है, बेटे को लगता है कि नहीं बाप को पिताजी को मदद करने में मेरी हानि होगी, ऐसा मेरा कल होगा, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ देगा, माताजी को भी छोड़ सकता है वृद्धाश्रम में, ऐसी घटनाएं खूब बढ़ रही हैं। निजी संबंधों में नैतिकता का पतन हो रहा है, मूल्य टूट रहे हैं, विघटन हो रहा है, सब लिख सकते हो जितना मैंने बताया। बोलो आप सारे लोग बताओ क्या निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ लिख के बताओ। एक बार सारे लोग बताना क्या निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ध्यान देना, ज्यादातर लोग लिख रहे हो कि नहीं होना चाहिए, हम एक दृष्टिकोण से सही भी मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं जैसे बोल रहे हैं अंकिता और भी लोग बोल रहे हैं, दिव्यांशु भी है, कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बहुत लोग लिख रहे हैं। ध्यान देना, हमारा स्टडी क्या रहेगा, हम कहेंगे कि सामान्यतः निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, लिखते वक्त क्या कहेंगे जनरली, ऐसा नहीं कि तुरंत बाहरी हस्तक्षेप हो, कई बार कहा जाता है कि देखो ये घर का मामला है हस्तक्षेप मत करो, तो आपका लेखन में ये चीज होना चाहिए। अगर सवाल कभी आ गया कि क्या निजी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप होना चाहिए, कानूनी हस्तक्षेप होना चाहिए, तो आप लिखते वक्त बताओगे कि सामान्यतः, लिख सकते हो, याद कर लो तो कर लेना, सामान्यतः निजी संबंधों में बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, परंतु यदि निजी संबंधों में हिंसा हो रही हो, मान लो घर में हिंसा हो रही हो, किसी के ऊपर हिंसा हो रही हो, निजी संबंधों में अत्याचार हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, घर में किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, घर में किसी का शोषण हो रहा हो, उसके साथ गलत बर्ताव हो रहा हो लगातार, तो यदि निजी संबंधों में नैतिकता पे प्रहार हो रहा हो, शोषण हो रहा हो, हिंसा हो रही हो, तो हम वैसी स्थिति में बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करेंगे। ये आपका स्टैंड होना चाहिए, ये मत लिखो आउटराइटली कि नहीं कदापि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कब सशर्त, हर एक मामले में नहीं बाहरी हस्तक्षेप। जैसे एग्जांपल देकर बताओगे, जैसे 2005 में बन गया घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, अगर घर में हिंसा हो रही है तो कानून बन गया, बाद में कानून हस्तक्षेप कर सकता है। 2005 में कानून बनाना पड़ा, 2005 के पहले क्या था, घर में हिंसा हो रही है सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्यों नहीं, कोई कानून नहीं, अरे घर का मामला घर में निपटाओ, मारपीट हो रही है घर में निपटाओ, हिंसा हो रही है घर में निपटाओ, कोई कानून नहीं था 2005 से पहले। बोलो तो ये जो कानून बना ये क्यों बना? घरेलू मामलों में बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है, क्योंकि घरेलू मामलों में हिंसा बढ़ने लगी, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। जैसे एक और कानून है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम। घर परिवार में पहले क्या था, माता पिता कुछ भी कर दो कोई बोलने वाला नहीं है, उठा के वृद्धाश्रम भेज देते हो, अलग पे छोड़ दो, माता पिता को छोड़ देते, समाज बहुत अच्छा नहीं है। जब घर परिवार में माता पिता के साथ अन्याय होने लगा तो सरकार को कानून बनाना पड़ा कि भरण पोषण देना पड़ेगा। कई बार बच्चे समृद्ध हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है, माता पिता को अकेले छोड़ के गायब, अब अपनी अपनी दुनिया में, माता पिता दुख में है, दर्द में, कोई मतलब नहीं है। मूल्यों का पतन हो रहा है, निजी संबंधों में मूल्यों का विघटन हो रहा है। खूब ऐसे लोग मिलते हैं बाद में, कभी कभी कोई मिलेगा, अब बात करोगे तो पता नहीं उसका बेटा बड़े पोजीशन पे है, खूब मेहनत किया, उन्होंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, वो बच्चे से पढ़ाया, दिन रात एक कर दिया, पसीना बहाया कि बच्चा मेरा पढ़ के अच्छा आदमी बन जाए। बच्चा इतना अच्छा आदमी बन गया, इंडिया से बाहर चला गया, और या पिताजी कुछ भी करें, बीमार है, कुछ भी हो जाए, मर जाए तो 4 दिन के बाद आएगा, इधर में जिनको करना है कर ले, हम बाद नहीं आएंगे। ये दशा है आज के डेट में, इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, ध्यान देना। तो हम कैसे लिखेंगे? अगर सवाल आ गया निजी संबंध में क्या बाह्य हस्तक्षेप होना चाहिए, हम कहेंगे कि कैसे कहेंगे, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, लिखने की अपने रखना कि सामान्यतः, देखो एक से लोग लिख रहे हैं, पांडे जी लिख रहे हैं कि मेरी मामी बहुत नालायक है, तो कौन पूछ रहा है आपसे?